हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंधु क्लासेस फॉर क्विज। तो चलिए क्विज को शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, भारत की मानक समय रेखा किसे माना गया है? सोचें। चलिए अब मैं बताता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया था कि भारत का जो विस्तार है वो पश्चिम में जो 68 डिग्री पूर्वी देशांतर है, गौर माता गुजरात में एक स्थान है गौर माता से लेकर के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में जो 97 डिग्री पूर्वी देशांतर है वहाँ तक है। ये स्थान है किब्थू तक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो देखिए कितनी लाइन हो, कितनी देशांतर हो गई? 97 में से 68 अब माइनस करोगे तो 29 देशांतर में भारत का विस्तार है, यानी कि 29 देशांतर है यहाँ से यहाँ तक। तो अब एक ही देश में अलग अलग समय तो हो नहीं सकता, तो एक बीच की लाइन ली गई, ठीक बीच की। तो 29 को अगर हाफ करोगे कितना हो जाएगा? तो 14.5 हो गई। तो 14.5 68 में 14.5 जोड़ दी तो ये कितनी हुई? 82.5 डिग्री। तो ये मान लिया कि भारत का जो समय होगा हम 82.5 डिग्री रखेंगे, क्योंकि अगर हम अलग अलग, या तो हमें अलग अलग जोन रखने पड़ेंगे समय के, तो जो यहाँ पर जो समय होगा वही पूरे देश में होगा। वही समय गुजरात में होगा और वही असम में होगा, वही अरुणाचल में, वही हरियाणा में, वही तमिलनाडु में। तो इस प्रकार इसको एक मानक समय रेखा मान ली भारत की। तो देखिए मानक समय रेखा जो है वो, अब पहला ऑप्शन देखिए 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये गलत है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। मैंने आपको बताया था कि ये पृथ्वी है, तो यहाँ देखिए ये 0 डिग्री है ग्रीनविच से। लंदन का जो ग्रीनविच है ये 0 डिग्री देशांतर है। इसके पूर्व में जो है वो पूर्वी देशांतर है, और पश्चिम में है जो पश्चिमी देशांतर है। तो भारत की स्थिति पूर्वी देशांतर की तरफ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अक्षांश के हिसाब से भारत उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में है। तो भारत की स्थिति क्या है? उत्तरी अक्षांश और पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश के हिसाब से, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। 4 गोलार्ध हो गए। जैसे अक्षांश के अकॉर्डिंग देखें तो भारत क्या आता है? उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर के अकॉर्डिंग क्या आता है? पूर्वी गोलार्ध में। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो पश्चिम में तो भारत है ही नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब सी और डी देखिए, ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री जो यहाँ से गुजरती है, और मकर रेखा है, तो ये समय रेखा होती नहीं है, ये अक्षांश है। दोनों के दोनों क्या है? अक्षांश। तो हमें देखनी है देशांतर, तो यहाँ देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो आपका बी ऑप्शन सही है। और ये नैनी गांव से गुजरती है। अगर आप यहाँ देखिए, ये देखिए नैनी गांव यहाँ पर है, तो प्रयागराज का जो नैनी गांव है यहाँ से ये 82.5 डिग्री गुजरती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य गोवा का नहीं है? देखिए ढालो नृत्य ये गोवा का है, काफ़ी फेमस है। फुगड़ी भी गोवा का है और काफ़ी पूछा जाता है। फुगड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीट होता है। सिग्मो भी गोवा का है। तो डी, ऑप्शन डी जो है वो गोवा का लोक नृत्य नहीं है। तो फिर आप सोचिए कि ढिमसा जो नृत्य है वो कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है ढिमसा। और ये तीनों के तीनों हैं जो गोवा के हैं। इसके अलावा अब गोवा का जिक्र है तो गोवा के 2-4 नृत्य आप और ध्यान रख लीजिए। जैसे कि गोवा में एक काफ़ी पूछा जाता है कुनबी भी इम्पोर्टेंट है। कुनबी नृत्य गोवा में होता है। लैंप नृत्य ये सिग्मो फेस्टिवल पर होता है। लैंप नृत्य, इसको दिवलिया नाच भी बोलते हैं। और एक देखनी, कई बार इसको ढेकनी भी बोल देते हैं, ढेकनी। तो इसमें कंफ्यूज मत करना, देखनी और ढेकनी एक ही है, ये गोवा में होते हैं। तो 5 नृत्य गोवा के भी ध्यान रखिए। ढालो, फुगड़ी, सिग्मो, कुनबी, लैंप नृत्य, देखनी और या ढेकनी, जो भी आ जाए, तो ये नृत्य गोवा के हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 24वां समानांतर रेखा किन 2 देशों, यहाँ गलत लिखा गया है। देशांतर तो हो ही नहीं सकता, देशांतर तो परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ समानांतर लिखा होना था। 24वां समानांतर रेखा किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो इसका आंसर होगा भारत और म्यांमार। यहाँ देखिए म्यांमार और भारत के बीच में जो पूर्वोत्तर भारत है वहाँ पर है ये 24वां समानांतर रेखा, जो कि 24 डिग्री अक्षांश है। आपको पता होना कर्क रेखा तो गुजरात से यहाँ से निकलती है देखिए, और इससे जस्ट ऊपर ही है 24वां अक्षांश, जो कि म्यांमार बिल्कुल ही छोटी सी रेखा है। तो 24वां समानांतर रेखा भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाता है। वहीं आप देखें यूएसए और कनाडा के बीच सीमा रेखा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखने योग्य है। 49वां समानांतर
रेखा, यानी कि 49 डिग्री अक्षांश रेखा जहाँ से गुजरती है वही है यूएसए और कनाडा के बीच। और ये पूरे विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो, और सबसे शांत सीमा रेखा है। और सबसे जो अशांत है वो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की है, जो कि है 38वां अक्षांश रेखा, 38वां पैरेलल रेखा जो है वो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। और इसको डीमिलिटराइज्ड जोन भी बोलते हैं। यहाँ पर यानी कि युद्ध विराम है एक तरह से, लेकिन फिर भी इसे अशांत सीमा रेखा माना जाता है। और फ्रांस और जर्मनी के बीच भी आप एक लाइन याद रख सकते हैं, ये है मैगिनॉट लाइन। मैगिनॉट लाइन जो है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच है। वर्ल्ड वार 2 के दौरान जब जर्मनी फ्रांस को इन्वेड करने की कोशिश कर रहा था तो उस दौरान ये लाइन अस्तित्व में आई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोशिका का विभाजन होने वाला होता है तो डीएनए किस रूप में विद्यमान होता है? सोचिए, 4 ऑप्शन आपके पास है, जल्दी सोचिए। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जैसे ये कोशिका है, इसके बीच होता है केंद्रक, और केंद्रक में इस प्रकार से इस तरह से उलझे हुए क्रोमेटिन धागे होते हैं। और जब कोशिका परिपूर्ण हो जाती है और उस कोशिका को 2 भाग में बंटना होता है, इनकी कोशिका इस तरह से जब 2 भाग में बंटती है तो केंद्रक भी आधा आधा बंटता है, हर चीज़ आधी आधी बंटती है। तो ये जो धागे होते हैं ये इस शेप में ऐसे बन जाते हैं, मतलब पहले उलझी हुई शेप में थे तो ये क्रोमेटिन धागे कहलाते हैं, और इस शेप में जब ये बन जाते हैं तो ये क्रोमोसोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रोमोसोम। तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा क्रोमोसोम। क्रोमेटिन से क्रोमोसोम में बदल जाते हैं, और इन क्रोमोसोम के ऊपर जो होते हैं ये छोटी छोटी इकाई, इनको जीन बोलते हैं। जीन, जीन को डीएनए की क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। और जो जीवन की एक संरचना और संगठन की जो सूचना होती है वो कोड के रूप में लिखी होती है जीन में, उसी के अकॉर्डिंग फिर प्रोटीन का निर्माण होता है आगे। तो आपका आंसर है क्रोमोसोम। आगे देखिए, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? आपने नेपोलियन बोनापार्ट का सुना हो, जो फ्रांस का राजा था और काफ़ी प्रतापी था और एक युद्ध हारा था लास्ट में। केवल एक ही युद्ध था जिसमें ये हारा था, वाटरलू का युद्ध जिसको बोलते हैं। तो किस शासक को कहा गया है? तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त। हालांकि ये तुलना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि समुद्रगुप्त ने कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा था। नेपोलियन तो बहुत बाद में हुआ है, समुद्रगुप्त तो काफ़ी पहले हो गए थे। 4वीं शताब्दी में ये राजवंश देखने को मिलता है, गुप्त वंश। तो समुद्रगुप्त जो थे, इनकी कुछ उपाधियां हैं, जैसे कि इनको कविराज कहा जाता है, कविराज। और ये वीणा वादन भी करते थे, वीणा प्रेमी थे। इनको लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है, लिच्छवी दोहित्र। लिच्छवी दोहित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो माता थी कुमार देवी, वो लिच्छवी से थी, और इनके माता पिता, इनके पिता जो थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम, मौर्य की बात नहीं कर रहा हूँ, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के राजा थे। और इनकी माता थी कुमार देवी, और कुमार देवी जो थी वो लिच्छवी राजघराने से थी, इसी कारण इनको लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इनके एक दरबारी थे, समुद्रगुप्त के एक दरबारी थे, हरिसेन। हरिसेन, हरिसेन क्यों फेमस है? क्योंकि इन्होंने जो अशोक का एक अभिलेख है प्रयागराज में, उसके नीचे प्रयाग प्रशस्ति लिखाई थी। प्रयाग प्रशस्ति जो है इन्होंने लिखवाई थी, तो इस कारण ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं प्रयाग प्रशस्ति के कारण। और हरिसेन जो थे समुद्रगुप्त के दरबारी थे, ये आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? सोचिए। तो विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय मैं जिक्र कर चुका हूँ, जिनेवा में है। और जिनेवा में मैंने आपको बहुत से बता दिए, WHO, WTO, WMO, UNHRC, UNHCR। चलिए अब आपको कुछ और बताता हूँ। पेरिस में, तो पेरिस में किसका मुख्यालय है? यहाँ पर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का मुख्यालय है, यानी कि जो पत्रकारों के लिए एक संस्था है, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इन्हीं के द्वारा दिया जाता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसके अलावा IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर भी पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस। FATF आपने काफ़ी सुना होगा, FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान पहुंच गया है, और तो ये FATF भी पेरिस में है। और यूनेस्को मोस्ट इम्पोर्टेंट, यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी पेरिस में है। अब देखिए वियना ऑस्ट्रिया में है। यहाँ पर OPEC का हेडक्वार्टर है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। और
ईए का हेडक्वार्टर भी यहाँ पर है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का, ये भी वियना में है। तो ये हेडक्वार्टर आपको याद करने ही पड़ेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, रट्टा मारिए, खड़े होकर याद कीजिए, लेट के याद कीजिए, लेकिन करने पड़ेंगे। रोम में भी कुछ हेडक्वार्टर है, जैसे कि FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था 2020 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय की स्थापना, अनुच्छेद 227 प्रत्येक उच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना, अनुच्छेद 76 सर्वोच्च न्यायालय के पास मूल अधिकार, और अनुच्छेद 131 महालेखागार का कार्यालय। तो अनुच्छेद 131 क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि 131 के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो अनुच्छेद 131 कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी आरंभिक अधिकारिता क्या क्या है, इनकी किन मुद्दों पर जो है वो सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, इनका प्रारंभिक या आरंभिक क्षेत्राधिकार है, तो उसके विषय में निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही करता है। तो ये डी गलत हो गया। ऑप्शन सी देखिए, सी है अनुच्छेद 76 किसके बारे में बताता है? तो ये भी गलत है। अनुच्छेद 76 जो बताता है वो महान्यायवादी के बारे में बताता है, ये आप यूँ समझिए जो केंद्र सरकार का वकील होता है उसके बारे में अनुच्छेद 76 बताता है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन बी देखिए, अनुच्छेद 227 कहता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना, ये भी गलत है, क्योंकि अभिलेखीय न्यायालय के बारे में 215 बताता है, अनुच्छेद 215 बताता है कि प्रत्येक हाईकोर्ट जो है अपने आप में एक अभिलेखीय न्यायालय है। तो 227 का सही क्या होना चाहिए? 227 अनुच्छेद कहता है कि सभी जो उच्च न्यायालय है, जो सभी उच्च न्यायालय इनकी हाई कोर्ट है, उनका जो उनके नीचे जो जिला न्यायालय है उनके ऊपर उनका क्या होता है, एक तरह से अधीक्षण होता है, या इनके ऊपर एक तरह से कंट्रोल होता है। तो 227 क्या बताता है? सभी उच्च न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 214 देखिए, उच्च न्यायालय की स्थापना, हाँ ये सही है, क्योंकि उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो अनुच्छेद 214 के तहत ही की गई है। तो आंसर ए आपका राइट आंसर है। और इसका एक आपको एक ट्रिक बताता हूँ, देखिए यहाँ देखिए 124 क्या है? 124 बताता है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, और इसी को देखिए, इसी को अगर हम पलट दें, इसको 2 को आगे ले आएँ और 1 को पीछे कर दें, 214 कर दें, तो क्या होगा? हाई कोर्ट की स्थापना है, इनकी राज्यों के लिए जो उच्च न्यायालय है उनके बारे में बताया गया है, राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। वहीं अगर हम इसको थोड़ा सा और पलट दें, 241 कर दें, यानी कि पीछे वाले 2 अंकों को पलट दें 241, तो ये क्या है? ये कहता है हाई कोर्ट किसके लिए? यूटी के लिए, जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके लिए हाई कोर्ट का पूछा जाए 241, अगर राज्यों के लिए हाई कोर्ट का पूछा जाए तो 214वां अनुच्छेद, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 124वें अनुच्छेद के तहत। तो ये 3 अनुच्छेद मैंने आपको ट्रिक से बता दिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सोचिए। तो देखिए, राजा राम मोहन राय इन्होंने नहीं की, इन्होंने एक ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में, तो ये काफ़ी पूछा जाता है। आत्माराम पांडुरंग इन्होंने भी सत्यशोधक समाज की स्थापना नहीं की थी। आत्माराम पांडुरंग के बारे में पूछा जाता है, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1867 में की थी, और इनका साथ दिया था केशव चंद्र सेन ने। आगे है दयानंद सरस्वती, तो इन्होंने स्थापना की थी आर्य समाज की। आर्य समाज के संस्थापक थे 1875 में, आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आपका सही आंसर होगा सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। ज्योतिबा फुले ने की थी 1873 में। 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और इनकी एक पुस्तक भी काफ़ी पूछी जाती है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी जो पुस्तक है वो भी इनकी ज्योतिबा फुले जी की लिखी हुई है। तो आपको मैंने ये 4 इसलिए बताए हैं क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो ये आप एक जगह चाहें तो लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सोचिए, 4 ऑप्शन आपके पास है, 5 जून,
3 जून, 21 जून और 23 जून। देखिए 23 जून को एक इम्पोर्टेंट दिवस मैं आपको बता देता हूँ। पर्यावरण दिवस इस दिन नहीं होता, इस दिन होता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। ओलंपिक दिवस जो है वो इस दिन मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इसकी स्थापना की गई थी 23 जून के दिन। 23 जून और 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना लोजेन शहर में की गई थी। लोजेन शहर आपको पता ही है, ये स्विट्जरलैंड में है। तो इस दिन ये दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। वहीं हम 21 जून का देखा जाए तो ये तो सबको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है इस दिन। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस होता है, विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। ये भी एक तरह से पर्यावरण की रक्षा के लिए, लेकिन पर्यावरण दिवस नहीं है। साइकिल की खोज की थी इस दिन क्रिक पैट्रिक मैकमिलन ने, तो इस कारण साइकिल दिवस मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखिए, क्रिक पैट्रिक मैकमिलन। तो 5 जून जो है लास्ट ऑप्शन बी, तो ये आपका राइट आंसर है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अब 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 5 जून 1972 को एक संगठन बना था जो पर्यावरण के लिए कार्य करता है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये बनाया गया था। और यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी में, केन्या की राजधानी नैरोबी केन्या, वही जहाँ पर मैंने आपको एक झील बताई थी, विक्टोरिया झील, जिसके चारों तरफ UKT देश हैं, युगांडा, केन्या। तो केन्या की राजधानी है नैरोबी। तो नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है यूएनईपी का। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सोचिए। विक्टोरिया जलप्रपात जेम्बेजी नदी पर है, ये सबसे ऊंचा नहीं है। योसेमाइट जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, USA में है, कैलिफोर्निया में, ये भी सबसे ऊंचा नहीं है। एंजिल जलप्रपात, तो हाँ, एंजिल जलप्रपात जो है वो वेनेजुएला में है। वेनेजुएला जो कि दक्षिणी अमेरिका का एक देश है वेनेजुएला। और इस जलप्रपात की ऊंचाई जो है वो 979 मीटर है। यानी कि अगर 21 मीटर और होता तो ये 1 किलोमीटर की हाइट अचीव कर लेता। अब सोच के देखिए, कोई जलप्रपात लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरता है तो कितना ऊंचा होगा। तो इसकी एग्जैक्ट जो है वो हाइट है 979 मीटर। और वहीं कुंचिकल भारत का सबसे ऊंचा है, तो कुंचिकल की हाइट तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, 455 मीटर है, आधा किलोमीटर भी नहीं है। और ये इससे डबल है लगभग, ये समझिए आप। तो आगे बढ़ते हैं, यहीं पे आपका क्विज समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो के बारे में अपना इम्पोर्टेंट फीडबैक जरूर दीजिएगा।